ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टीवी स्टूडियो वाशिंगटन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने जो पैनल और जो स्टोरी डेवलप की है, ये करने की कोशिश की है, वो कराची से मुताल्लिक है। इससे पहले कि मैं इंट्रो दूं, ये बता दूं कि पिछले हफ्ते हमने कश्मीर विजन 2020 किया। आज हम कराची पे कर रहे हैं। हर वीक के ऊपर, यानी कि हर मंडे को ये दिखाया जाएगा। हर मंडे को कराची, अगले जो है कल कराची के ऊपर है, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को हम सिंध के ऊपर अलग से पैनल करेंगे, फिर बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद हम पंजाब के ऊपर। तो ये 5 सीरीज है मुस्तकिल, और उन्हीं उसी उसी रीजन से लोगों को बुला के वे फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं। पिछली तारीख जो है पाकिस्तान की या कराची के हवाले से आज जो टॉपिक है, हम उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि हम ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। जो कुछ हुआ है वो तारीख का हिस्सा है, रहेगा, और सबको सब चीजों का पता है। अब मीडिया बहुत एक्टिव है, रिकॉर्डेड है हर चीज। तो अब मैं जाऊंगा, हमने जो आज का पैनल चुना है और स्टिकर आप देख रहे हैं, वो है कराची विजन 2020 द वे फॉरवर्ड। यानी हम पॉजिटिवली सबकी राय सुनना चाहेंगे कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, अगर कोई उम्मीद रह गई है, खासकर कराची के हवाले से। वे फॉरवर्ड है, प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। बड़ा डाइवर्स पैनल है। मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है बाबर सैयद साहब कनाडा से। बाबर भाई, थैंक यू। इनका ताल्लुक मीडिया से है, साउंड व्यू के साथ है, टीवी वन के साथ है, बहुत अरसे से कनाडा में है। पाकिस्तानी अमेरिकन हो गए, कराची के लोग हैं, बड़े अच्छी तरह से राब्ते में है। वेलकम। शाहिद हाशमी साहब हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, बिजनेस ओनर हैं, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज नॉर्थ अमेरिका में ओन करते हैं। आला तालीम याफ्ता और 40 साल से ऊपर अमेरिका में है, और कराची से ताल्लुक ये है कि कराची में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए, तो बहुत ज्यादा ताल्लुक है, यानी कि आवरली बेसिस पे बहुत ज्यादा वेरी वेल इन्फॉर्म। इरफान मुर्तजा साहब कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन, इरफान का इंट्रोडक्शन ये है कि बहुत अच्छे शायर, नसर में भी लिखना और कम्युनिटी को इंगेज करना और एक्टिवेट करने में, खासकर वेस्ट कोस्ट में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। जब इनकी बारी आएगी वो बताएंगे। आसिम सिद्दीकी साहब, बहुत जाना पहचाना नाम, नामवर सहाफी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के, वाशिंगटन में बेस्ड हैं, कई चैनल्स को केटर करते हैं, और कराची पे खासी रिसर्च है, स्टडी है। वेलकम आसिम सिद्दीकी। आखिर में मोना शहाब का ताल्लुक ये है कि मोना शहाब का तारुफ में कहूँ कि शायरा है, नसर और नज़में भी बहुत अच्छी कहती हैं, उनसे भी हम सुनेंगे। लेकिन क्यों मैंने इनको ऐड किया, कि ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, ये तासुरात लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी को, और फिर नज़म और या नसर की शक्ल में वो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पहले महसूस करते हैं, तो इनकी जो ओपिनियन मेकिंग के जो स्किल्स होती हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती है। ये वजह है इस डाइवर्स पैनल की। तो सबसे पहले मैं आऊंगा आसिम सिद्दीकी से, हम ओपनिंग चाहेंगे, बल्कि नहीं, सॉरी, इरफान मुर्तजा साहब से मेरा वादा था कि इन्होंने एक दुख में पिछले हफ्ते एक नज़म कही है कराची के, आप समझ लीजिए शिकवा है कराची के लिए। इरफान, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चैनल 95 और शाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया, और दोस्तों से मुलाकात हो गई इस बहाने। कराची में जो हालात रहे हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उससे, और उसी से रिलेटेड एक जो हम यहाँ हज़ारों मील दूर बैठ के जो महसूस करते हैं, उसके लिए मैंने चंद अल्फाज कहे, तो वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। यह है कि जो दारुल खिलाफा बनाया गया, जिसे रोशनी से सजाया गया, जो दारुल खिलाफा बनाया गया, जिसे रोशनी से सजाया गया, जो हर एक दिल में बसाया गया, वही शहर जिससे कमाया गया, जिसे जाने बूझे जलाया गया, जिसे बारिशों में बहाया गया, उसी पर हर एक जुल्म ढाया गया। जो दीवाल था एक दिन कोलाची बना, जो दीवार था एक दिन कोलाची बना, कोलाची से फिर जो कराची बना, जो गुलशन था जो एक गुलजार था, तरक्की का जो एक मीनार था, उसे देखा मैंने पलट कर जो अब वो कचरे का बस एक अंबार था। हर एक के दिलों की जो धड़कन बना, हर एक के दिलों की जो धड़कन बना, जो एक शहर खुशियों का मस्कन बना, नशेमन बना, सबका आंगन बना, मकीनों की खातिर पोल्यूशन का अब नमूना बना, एक उलझन बना। वफाकी हुकूमत के सूबाई हो, वफाकी हुकूमत के सूबाई हो, कहीं तो हमारी भी सुनवाई हो। कराची समारोह के दावे किए, कराची समारोह के दावे किए, कराची के लोगों से वादे किए, कराची के लोगों से वादे किए, जो वादे किए वो वफा भी करो।
दुआ ही नहीं दवा भी करो, जरा सा तो खौफ खुदा भी करो। बहुत शुक्रिया। इरफान, आपने तो पूरी तारीख बयान कर दी। बहुत इसके साथ अच्छा। कुछ और अगर ऐड करना चाहें नसर, मतलब अल्फाज में, तो फिर बहुत जबरदस्त। आप बताइए इरफान। आप जब कराची विजन की बात कर रहे हैं और मैं आज इसी मुतालिक सोच रहा था कि हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपस में क्रिएट हो रहा है, देखें मैं सियासत और मजहब पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस पे कोई डिस्कशन नहीं करता, मेरा ताल्लुक लोगों से है, मैं लोगों से ही बात करता हूँ। मुझे एक वाकया याद आ रहा था कि मैं पिछली बार जब कराची गया तो हम एक स्टोर पे गए और स्टोर वाले एक साहब ने मुझसे पूछा कि सर आप कहाँ से आए? मैंने कहा भाई मैं फेडरल बी एरिया से आया हूँ। कहते नहीं सर आप आए कहाँ से हैं? मैंने कहा भाई फेडरल बी एरिया से आए। नहीं रहते कहाँ हैं? मैंने कहा भाई वहीं रहता हूँ। कह लगे नहीं सर आप बाहर से आए। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह लगे सर सिर्फ दो वजूहात हैं, एक तो आप जब बात कर रहे हैं हमसे वो आप जनाब करके बात कर रहे हैं और दूसरे आप हमसे हंस के बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आपस का ताल्लुक है ना, एक वो जो हुआ करता था तहजीब के साथ महज़ब तरीके से, वो एकदम खत्म हो चुका है। बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नस्तालिक हैं, बहुत लोग आपको ऐसे मिले, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप मिलके कहें हाँ भाई आज मैं वाकई एक महज़ब शख्स से मिला। क्योंकि आप बाजार में कहीं निकल जाएं, चाहे वो ठेले वाला हो चाहे वो कोई पढ़ा लिखा ऑफिसर हो, यकीन कीजिए ऐसी ऐसी जबान और ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे तरीके से सुनने को मिलते हैं कि हैरत हो जाती है। तो सिर्फ ये है कि हम आपस में अगर हम एक आवाम के बजाय एक कौम बन के रहें तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब शायद हाशमी साहब आप बताइए क्या ऐड करेंगे। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मेरा तो कराची से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं तब पिछले 15 साल से तकरीबन हर साल कराची जाता हूँ, चाहे 4 दिन के लिए ही जाऊँ। अभी लास्ट नवंबर में भी 5 दिन के लिए कराची में था, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक ना सिर्फ कराची से है, हर जहनी तौर से है, माली तौर से भी मेरा कराची में ताल्लुक है। मेरे पास इस वक्त 105 एम्प्लॉयज़ जो हैं कराची में मेरे लिए काम करते हैं, जो मुझे यहाँ के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा फाइनेंशियल स्टेक बहुत बड़ा है वहाँ पे। मगर इत्तेफाक से जब भी मैं कराची जाता हूँ तो प्लान बना के जाता हूँ कि 2 हफ्ते ठहरूंगा, मगर 4-5 दिन के बाद मैं बेजार हो जाता हूँ और चला आता हूँ। क्योंकि जब भी मैं कराची गया उसको मैंने देखा कि पहले से ज़्यादा ही खस्ता हाल है। वहाँ पे जब तक टोटल ओवरहॉल नहीं होगा, नई क़यादत नहीं आएगी, तो उस कराची का कहीं नहीं जाने वाला। वही लोग घूम घूम के आते हैं, वादे करते हैं, चढ़ जाते हैं। अभी जैसे हालिया में इमरान खान आए, 1 अरब से ज़्यादा का वादा करके गए और जो वहाँ कमेंट्स यही हैं कि इसमें से 1 पाई भी खर्च नहीं होगी कराची। एक नहीं 11 अरब का 11 अरब का जो 11 अरब जो भी, इससे पहले भी 162 अरब का शायद पैकेज लेके आए थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो शायद जी बाबर सैयद साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए जो कराची के मसाइल है ना, वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा गंभीर है कि जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि कोई नई क़यादत आनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि जब 56 में दारुल खिलाफे को इस्लामाबाद ले जाया गया, ऐसा लगता था कि अगले 8-10 सालों में तमाम जितने भी बाक़ियात हैं वो सारी समेट ली जाएंगी कराची से और सब इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका अगले 40 साल तक, यानी तकरीबन 1996 तक जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो कराची में ज़्यादा थे और इस्लामाबाद में कम थे। यानी नेवी, आर्मी, केपीटी, एयरफोर्स, पाकिस्तान रेलवे, स्टेट बैंक, बाकी जितने बैंक हैं, पीएनटी, जितने भी स्टील मिल, अगर आप सबको काउंट कर लें तो हमारे जो कराची में एम्प्लॉय थे वो ज़्यादा थे। जब बैंक डीनेशनलाइज होने शुरू हुए 95-96 में, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि वो तादाद अब कम हो गई हो। लेकिन अच्छा, इसके अलावा ये जितने भी फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में मौजूद है, वो किसी केएमसी को या केडीए को अपने इलाके में
काम नहीं करने देता। यानी अगर आप एक सड़क बनाना शुरू करेंगे तो रेलवे की ज़मीन आ जाएगी, आपको उनसे परमिशन लेनी है, आपकी पेंडिंग में चलेगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे केपीटी की ज़मीन आ जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे आर्मी की ज़मीन आ जाएगी, नेवी की ज़मीन आ जाएगी। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और जो तो थोड़ी बहुत तरक्की हुई मुशर्रफ के ज़माने में, वो शायद मुस्तफा कमाल से ज़्यादा मुशर्रफ का कमाल था। उसकी वजह ये थी कि ये बात मुशर्रफ को मालूम थी कि ये सारे हर्डल्स आएंगे कि अगर ब्रिज बनेंगे तो एक ब्रिज का जो पिलर है वो केपीटी किसमें उतरेगा, उनसे परमिशन लेनी होगी, ये सारे काम करने होंगे। तो उनकी तरफ से ये ऑर्डर था कि जितनी भी सड़कें बनेंगी, जितने भी ब्रिज बनेंगे, अगर वो फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान आ गए तो उसको वेव कर दिया जाए, वो फाइल उनकी डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी। ये स्पेशल ऑर्डर था, इसलिए जो था वो अंधाधुंध काम हो गया। अगर आप गौर करेंगे तो जो एक ब्रिज है स्टेडियम के पास, जो कि स्टेडियम के ऊपर से होता हुआ जाता है, उसके जो 3 पिलर है, एक नेवी में उतरता है, एक एयरफोर्स में और 2 पिलर जो है नेशनल स्टेडियम में, और ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये कोई नहीं बना सकता था, ये मुशर्रफ की वजह से हुआ। तो जिस तरह शाहिद भाई ने कहा, या और आप लोग समझते हैं कि कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो कर लेगी, नहीं, इसके लिए तो आपको एक स्पेशल परमिशन देनी होगी जो लोकल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिन्होंने काम करना है, कि भाई फेडरल गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो उसको जो है वो समझ लेंगे आप बिल्कुल अलग कर देंगे और वो कोई किसी किस्म का हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे उस काम करने में। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो 1100 अरब हो या 2200 अरब हो, जब तक ये चीज सूरत हाल कंट्रोल नहीं। अच्छा, 6 कंटोनमेंट बोर्ड है और हर कंटोनमेंट बोर्ड में 10-10 काउंसलर है, आप उनके इलाके से भी सड़क नहीं गुजार सकते, तो ये किस तरह से काम होगा? तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, आप जितने भी फंडिंग करते हैं और ये सब सियासी नारे, 1100 अरब हो या 2200 अरब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत खूबसूरत, आपने तो प्रॉब्लम भी बता दिया और हल भी बता दिया उसका। अब मैं आता हूँ मोना साहब की तरफ। मोना साहिबा, आप बताइए कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, मुस्तकिल जाती रहती है कराची और ताल्लुक है, क्या कहेंगी कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे फिक्स हो सकते हैं प्रॉब्लम? जैसे कि आपने शुरू में कहा कि हम जो है कोई नेगेटिव बात से परहेज करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम जितनी भी कोशिश करें नेगेटिविटी आ ही जाती है, क्योंकि जब हम कराची के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आप यकीन करें इतने सालों से मैं जा रही हूँ और जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक अपने शहर से जो अटैचमेंट होता है, तो जब भी जहाज़ उतरता है आप यकीन करें मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि एक जो मोहब्बत है, ऐसा लगता है कि आप माँ की गोद में आ गए एक तवील अरसे के बाद। तो कराची शहर के लिए हमारे ख़ास तौर पे, यूँ तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, लेकिन ख़ास तौर पे उस शहर के लिए हमारे ये जज्बात हैं, क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए। और लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ते हैं तो एक मायूसी की सी कैफियत होती है, क्योंकि जब भी हर साल मुझको ये महसूस होता है कि बस से बदतर हालत होती जा रही है शहर की, एक खंडर की तरह से लगता है। ऐसा लगता है आप किसी मोहनजोदारो में या टैक्सिला के इलाके में आ गए। बहुत कम ऐसा है कि कुछ डेवलपमेंट भी नज़र आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है जो इलाके हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं दी गई और शहर जो है उसकी हालत काफ़ी बदतर है। इसके अलावा इस दफ़ा ऐसा हुआ, जब मैं गई थी तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे शहर की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जिन्हें देख के हम बड़े हुए हैं, मसलन फेडरल हॉल है या दूसरी ऐसी बिल्डिंग्स, खालिद दिना हॉल है, जो एक तारीख़ी हैसियत रखती हैं। मैंने एक ज़माने में सुना था कि फेडरल हॉल को एक लाइब्रेरी बना दिया गया है और उस लाइब्रेरी में जो है दुनिया जहान की किताबें हैं और बहुत ही खूबसूरत उसमें कलेक्शन है। तो मैं उस शौक़ में गई, ख़ास तौर पे अपने बच्चों के साथ। मैंने कहा कि भाई चल के मुझे वो देखना है। आप यकीन करें, जब मैं वहाँ गई हूँ तो कुछ लोग वहाँ टहल रहे थे, जॉगिंग वगैरह भी कर रहे थे, मॉर्निंग का वक्त था। तो मैंने ये देखा कि फेडरल हॉल की जो खिड़कियां थी वो सब उनको बंद कर दिया गया था, यानी जैसे पाट दिया जाता है तो पत्थरों से और ब्रिक्स से उनको बंद किया हुआ था।
तो मुझे बड़ा धचका सा लगा कि ये क्या वजह है, क्या ये अबैंडन मतलब इमारत को खत्म कर दिया गया या डिमोलिश किया जा रहा है, क्या है। तो वहां पे 2 लोग इत्तेफाक से बेंच पे बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे, जिनमें से एक क्रिश्चियन थे और एक जो थे वो शायद मेमन बरादरी के थे। तो उनकी बातचीत से मैं गई उनके पास और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ रोज आते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम रोज सुबह यहाँ आते हैं और हम काफी देर यहाँ बैठते हैं, इधर घूमते फिरते हैं और हम चले जाते हैं, हमारा ये बरसों से तरीका है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये बंद क्यों है। तो कहने लगे इसके अंदर कुछ है ही नहीं, एक जमाने में कुछ हुआ करता था वो सारा खत्म कर दिया गया है, यहाँ कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे ही दिल बहलाने आ जाते हैं, पार्क की सैर करने आ जाते हैं। बहुत अच्छा, तो आपने एक सिनेरियो से, एक वाक़े से आपने पूरा बयान कर दिया कि कराची डीके के अंदर है। जी थैंक यू। बहुत ही दुख हुआ। जी जी, अब आसिम सिद्दीकी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। बहुत से लोगों के मैंने देखा, खासकर बाबर सैयद ने जब कैंटोनमेंट्स की बात करी और फेडरल गवर्नमेंट की बात करी तो आप खासा मुस्कुरा रहे थे। अब प्लेटफॉर्म आपके पास है। जी जी, जी बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को जो है मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची पे बात हो, नेगेटिविटी पे बात नहीं हो तो ना हो नहीं सकता। बाबर भाई ने मेरी बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाह रहा था वो कवर कर दी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि लीक तो नहीं हो गया कहीं विकी लीक तो नहीं हो गया। लेकिन मसला ये है कि कनाडा में बैठा हुआ कराची का आदमी उतनी ही अवेयर है जहां आज वाशिंगटन में बैठा हुआ आदमी है। उसकी वजह है कि ये एक हकीकत है, इससे आप दिल चुरा नहीं सकते, अपना दिमाग चुरा नहीं सकते, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची है जिसमें 80% जो आबादी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, जिसमें 47 नीचे ऊपर हो सकता है वो आर्म फोर्सेस की है। शारे फैसल के राइट लेफ्ट किसकी आबादी है, शादी हॉल कौन चला रहे हैं, सीओडी किसका है, पाकिस्तान स्टील मिल उसके रेजिडेंट्स किसके हैं, फेडरल गवर्नमेंट का सिपारको है, सिपारको की आबादी जो लिविंग एरिया है वो है आपका पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की एक बहुत बड़ी लिविंग आबादी है, फैक्ट्री भी उधर ही है, फैक्ट्री बोल रहा हूँ जो प्रिंटिंग प्रेस है। पाकिस्तान की रेलवे की जमीन कहाँ कहाँ नहीं है और किस किस तरह नहीं बेची गई। केपीटी है, केपीटी के रेजिडेंट्स वही है, टीएनटी है, टीएनटी के रेजिडेंट्स है, सिविल एविएशन है, सीओडी है, पीआईए है। मतलब आप एयरपोर्ट की, मतलब आप नाम लेते रहें, ये वो लोग हैं जो कि 70% 60% फेडरल गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से, कराची के बाहर के लोग अंदर आके एम्प्लॉय बनते हैं। और इसमें कराची का कोई 7% बताए ना, और वो भी रूलर और उसमें डिवाइड हो जाता है, तो कराची के लोगों को तो नथिंग ना, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो। हमारा जो मतलब मैं जो बार बार सोच के कि 100 किलोमीटर का साहिल समंदर है कराची पे, हम उस पे बात नहीं करने को तैयार। हम उस पे कोई ऐसा इंटरनेशनल, जैसे आप टूरिज्म की बात करते हैं, मुझे बताएं कि वो बदनसीब मुल्क है जिसके अंदर 100 किलोमीटर का शहर सिंध में है और उस, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं अच्छा, तो मुझे बाज़ दफा बड़ा अफसोस होता है, और मैंने अभी कराची को जितना खंगाला है अमेरिका में रहते हुए, मेरे होश उड़ गए कि एक झील थी, उसको न्यू नाज़माबाद के नाम पे उस झील पे कंस्ट्रक्शन कर दी गई, और जब अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई तो झील को अपनी जगह मिल गई और पानी वहां से जा ही नहीं रहा, वो निकाल रहे पानी फिर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, उस झील पे किसने कंस्ट्रक्शन की? उसमें एमक्यूएम ने कंस्ट्रक्शन नहीं की, उसमें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और आपके महकमा ज़राअत वाले लोग, उन्होंने मिलकर कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि हम उन पे आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी आवाज दबा दी। मुझे जिब्रान की अमेजिंग, जिब्रान ने जब ये बताया मुझे कि भाई हम यहाँ बैठे, हमें न्यू नाज़माबाद के अंदर सिक्योरिटी जाने नहीं दे रही। क्यों भाई? तुम्हारा कैंटोनमेंट बोर्ड है। अब फिर बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की, डीएचए की, जो सीबीसी की, जो इनका कचरा कहाँ जाता है आपको पता है? ये जो 20% कराची की ओरिजिनल अवाम है ना, जिसमें सिंधी, महाजिर, पंजाबी, बलोची सब रहते हैं, ये 80% फेडरल गवर्नमेंट उनके मुंह पे मारती है उनका कचरा, उन्हीं का पानी चोरी करके उन्हीं को बेचती है। हम मतलब ज्यादतियों का अगर सिलसिला उठाएं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में फलस्तीन की तर्ज की ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेते। गवर्नमेंट जी अब ये समझ लीजिए ख्वातीन व हज़रात, ये एक
پہلا ہاف سمجھ لیجئے کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جی شکایتیں ہیں اور بغیر ہم بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرے علاج کی طرف نہیں جا سکتے. دوسرا سوال جو میں نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ یہ صرف کراچی کی بات نہیں, ہم نے کشمیر کی بات کی, کراچی پھر سندھ پھر بلوچستان پھر کے پی کے اور پنجاب. تو میں نے پھر تقریباً 3 مہینے جو ہے وہ خاصا اس کے اوپر ان جو بلونگ کرتے ہیں ان صوبوں سے ان جگہوں سے ان سے بات چیت کی جو آپ ہی جیسے پینلسٹ ہیں. سوال ایک آیا کہ ہم اس گفتگو سے کیا اچیو کریں گے, ہم وینٹ آؤٹ کریں گے, ہم نے جیسے آپ سب نے ایکسپریس کیا, آپ آئی ایم شیور کہ آپ بہتر فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ نے اپنے شکایت کر دی, ہمیں پتہ ہے پرابلم کراچی کا, میں نے شروع میں کہا. تو سوال یہ ہے, میرا جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم آربٹس میں اور آئسولیشن میں کام کر رہے تھے. ایک فیز تو یہ ہو گیا کہ وینٹنگ آؤٹ ہو گئی, ہم نے شکایت کر دی. دوسرا میں نے مثال دیتا ہوں, جب چائنا کی ریکنسٹرکشن ہوئی اور انڈیا کی شاید آشمی صاحب زیادہ وہ کر سکتے ہیں, ایک این آر آئی اسکیم, نان ریزیڈنٹ انڈین, چائنیز جو باہر رہتے تھے خاص کر امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں, انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے پچھلے 30 سال میں چائنا کی ریکنسٹرکشن. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جب اول تو ہم قوم ہی نہیں ایک ملک ہے, جب یہ قوم میں سے کچھ لوگ کریٹیکل میس, ناٹ میس MASS, اگر ایک وہ کریٹیکل میس کریٹ کریں گے باہر اوورسیز پاکستانی, چاہے وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہو, تو شاید آپ کی آواز یا رول بنتا ہے پاکستان میں کچھ تبدیلی کرنے کا, ناٹ لمیٹڈ ٹو کراچی اونلی. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا ہاف اس تھیم کے ساتھ. اور عرفان آپ کو میں دیتا ہوں 2 منٹ, بولیے جو میں نے ابھی کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں باہر رہ کے. جی باہر رہ کے ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ایگزام میں بات یہ آئی ہے جو آپ نے ابھی کہی, ہم کیا کر سکتے ہیں, صرف ڈونیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا وہاں پہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کر لیں یہاں بیٹھ کے, جتنے بھی ہم لوگ یہاں میٹنگز کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس کا اثر کچھ ہونا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر ہم چندہ اکٹھا کریں تو وی آر دا بیسٹ پیپل. ووٹ دے سکتے ہیں ہم, نہیں, ڈالر دے سکتے ہیں, پاؤنڈ دے سکتے ہیں, یوروز دے سکتے ہیں. میں پھر وہیں آؤں گا. دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم قوم نہیں ہے, ایک ملک ہیں. جب تک ہم ایک, آپ نے چائنا کی بات کی, اپنے دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ ایک قوم ہیں, ہم نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کسی پاکستانی کا پرابلم نہیں ہوتا ہے, ہمارے یہاں پرابلم ہوتا ہے پنجابی کا, ہمارے یہاں پرابلم ہوتا ہے سندھی, بلوچی, مہاجر, بلوچی, پٹھان, ان سب کا پرابلم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کبھی کوئی پاکستانی کا پرابلم نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا ہمارے یہاں کسی انسان کا پرابلم نہیں ہوتا. جب بھی ہمارے یہاں کوئی بھی جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی بھی آفت آتی ہے, کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, شیعہ مر گیا, سنی مر گیا, دیوبندی مر گیا, سندھی مر گیا, پنجابی مر گیا, پٹھان, پاکستانی نہیں مرتا. پاکستانی کو چھوڑیں, انسان نہیں مرتا. جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے, جب تک ہم یہ قوم نہیں بن سکتے, جب تک قوم نہیں بن سکتے, ہم مل کے کام, کوئی ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کر سکتے. بلیمنگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے پہ, کیونکہ تم نے کیا, میں نے کیا, میں نے نہیں کیا, تم نے کیا, یہ تو ہم بہت کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے بھائی, اس کے آگے بھی تو بات کریں نا. آپ عناصر کی بات کر لیں. اب کبھی ہمارے یہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے نا, وہ سارا بیرونی عناصر کی حکم پہ ہوتا ہے, بیرونی عناصر کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن عناصر, اندرونی عناصر کی کوئی بات نہیں کرتا. اگر میں نے ابھی لکھا ہے کالم میں کہ اگر آپ سگنل توڑ کے بھاگ رہے ہیں, کوئی امریکہ یا اسرائیل آپ کے پاس نہیں آیا, اس نے نہیں کہا کہ آپ ریڈ لائٹ پہ جائیں بھائی, اور جا کے پھر لوگوں میں بیٹھ کے باتیں بھی کری, جی میں نے ایسے کیا, پولیس والے نے مجھے روکا. کسی نے آپ سے نہیں کہا, یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی بنتی ہیں. اگر کسی بھی شخص کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کا رہن سہن دیکھنا ہے, جا کے آپ اس کا باتھ روم دیکھیں, اگر وہ کلین ہے تو وہ بندہ بھی کلین ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھیں, اگر وہ اچھی ہیں تو بڑی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی عادات جو ہوتی ہیں انسان کی, وہ بڑی عادات اور بڑی چیزوں پہ کام. عرفان, یہ اتنی اچھی چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کہاں سے سیکھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق مارشل آرٹ سے رہا ہے. پاکستان کراٹے ٹیم میں بھی تھا میں, اور میں اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. جب ہم رنگ میں فائٹ کرتے تھے نا, تو آدھی فائٹ ہماری ہوتی تھی. آدھی فائٹ جو پیچھے ہمارے ٹیچر یا جو کوچ یا جو بھی مینیجر ہوتا تھا, وہ بتا رہا ہوتا تھا کہ تمہیں کیا مارنا ہے. کیوں کہ وہ باہر سے بیٹھ کے جب دیکھ رہا ہے نا وہ فائٹ, اس کو زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے, اس کو زیادہ اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے. میں نے اپنی ایک نظم میں کہا کہ ہماری جو
ہم نے مختلف کائناتوں کی رنگ تصاویر لی ہیں, ان کے رنگ بھی ہمیں پتہ ہیں, لیکن ایک کائنات کے رنگ ہمیں نہیں معلوم کیسے ہیں, وہ ہے ہماری اپنی کائنات, کیونکہ ہمیں اس سے باہر جانا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے. اور جب تک ہم باہر نہیں جا سکتے, جب تک ہم اپنے رنگ خود نہیں دیکھ سکتے. تو جب ہم باہر آ کے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایکچولی ہے کیا. ٹورزم کو دیکھ لیں, آپ آئی ٹی دیکھ لیں, دماغ دیکھ لیں, ایک سے ایک دماغ ہے. اور یقین کیجئے کہ بعض تو ایسی نیگیٹو کام کرتے ہیں نا لوگ, کہ میں سوچتا ہوں یار اگر یہی شخص پازیٹیو وے میں سوچتا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. تو ہم جو باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا لوگ اندر پاکستان کو, وہاں سے پورے رنگ نظر آتے ہیں, اندر رہ کے نظر نہیں آتے. اندر ہم صرف سارے شنز, پولوشن, کرپشن, ٹینشن, سارے جو جتنے بھی شن ہے نا وہ سب ہمارے سر پہ سوار رہتے ہیں. چلیں, بہت اچھا ہے عرفان, آپ نے بہت اچھا سمویا. شاہد ہاشمی صاحب آپ بتائیے کہ عرفان نے تو پرابلم کے ساتھ حل بھی بتائے, اگر لوگوں نے سنا اس کو, آپ کیا کہیں گے؟ حل جو ہے کوئی آسان ہے نہیں, کیونکہ وہاں ہماری وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا زر مبادلہ کا سورس ہم لوگ ہیں. 22 بلین ارب ہم لوگ, 22 بلین ڈالر ہر سال ہم پاکستان بھیجتے ہیں یہاں سے, مگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو دھکے کھاتے ہیں, کوئی کام خود کروا نہیں سکتے جب تک کہ سفارش نہ کریں یا رشوت نہ دیں. تو میرے نظر میں تو صرف ایک ہی ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنے ہاتھ کو تھوڑا روک لیں کہ بھائی جب تک تم چینج نہیں کرو گے ہم تمہیں پیسے اب نہیں بھیجیں. کیونکہ جب تک ان کو یہ امید ہے کہ یہاں سے تو پیسے آتے رہیں گے اور ان کو ہم جتنا ابیوز کریں کرتے رہیں, کچھ یہ لوگ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ بابر سید صاحب, جی سوری, بابر سید صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ جی ہاں, صحیح ہے, شاہد بھائی کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم ایک اجازت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو زر مبادلہ ہم یہاں سے بھیجتے ہیں اس کو روک لیں. اور دوسرا طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح مختلف این جی اوز کی صورت میں ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, اور شاہد بھائی نے خود بتایا کہ 100 سے زیادہ ان کے وہاں امپلائی ہیں, ہم اس طرح سے مدد کریں, اسکول بنائیں, اور جہاں سڑک بنا سکتے ہیں وہاں سڑک کی کوشش کریں بن جائے, پانی کا لوگوں کا مسئلہ حل کر دیں, اور بچوں کو اسکول کی کتابیں دلائیں, اس طرح کے. کیونکہ جو سسٹم ہے وہاں پہ اس کو چینج کرنا تو اتنا آسان کام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور ہماری جو بھی وڈیرہ شاہی یا جاگیردارانہ سسٹم ہے اس کو بھی سوٹ کرتا ہے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا سسٹم آ جائے جس سے ہر چیز جو ہے وہ تیز رفتار ہو جائے اور لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ عرفان بھائی کی اجازت سے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, اور ہم کو خود اپنی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک مایوسی ہو. ہم جائیں وہاں پہ, شاہد بھائی ہر سال جاتے ہیں, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم جائیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, مدد کریں, تو مستقل ایک ایسا کام وہاں کریں. ہر آدمی یہ سوچ لے, میں سوچ لوں کہ میں جس علاقے سے وہاں سے یہاں کینیڈا آیا تھا اسی علاقے میں تھوڑا بہت جا کر کوئی چھوٹا اسکول یا کوئی مسجد یا مدرسہ اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکے, لیکن کوئی میجر کام اوورسیز پاکستانی یہاں رہ کے وہاں نہیں کر سکتے. بابر بھائی یہ جو آپ نے کہا نا پیوست رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو اس کو آپ اپنے لیے یہ کر لیجئے کہ پیوست رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. میں آپ کو یہاں سے اندر مت بالکل ٹھیک کہا. یہاں سے خاتون لیڈی ڈاکٹر گئی, اور وہاں یہاں سے ایک لیڈی ڈاکٹر گئی وزیر صحت سے ملی, اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک فری ہاسپٹل بنانا چاہتی ہوں اپنے پیسے سے, کسی کا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوگا, آپ ہمیں بس اجازت دے دیں. ان کو جواب دیا گیا, وزیر صحت نے جواب دیا, خاتون آپ جائیں, ڈاکٹروں کو بھی یہاں پیسہ بنانا ہے کچھ. کون سا بالکل صحیح بات. مونا آپ کچھ ایڈ کریں گی؟ مجھے ایک اپنا شعر یاد آ رہا ہے اس بات پہ جو ابھی کی گئی ہے کہ ہم باہر ہے کہ ہماری کتنی رسائی ہو سکتی ہے. کہ ہجرت کا سبب لو میں تمہیں آج بتاؤں, اس شہر میں میری کوئی سنوائی نہیں تھی. تو جب
آپ کی سنوائی ہی نہیں ہے وہاں پر تو ظاہر ہے آپ کو مشکلات کا سامنا تو ہوگا، لیکن پھر بھی جیسا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اس کے تحت اگر کوئی ایسا سالڈ قدم اٹھایا جائے کہ وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جو ہے ایسا ہو کہ بہت سارے یہاں سے لوگ مل کر جائیں اور وہاں پر کچھ شروع کر سکیں، تو دیکھیے کیا بات بنتی ہے. لیکن اگین وہی چیز آتی ہے کہ وہاں کے لوگ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ سے. آپ جا کے فرض کریں کہ ایک ٹوٹی ہوئی سڑک بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سڑک بنا دی، کچھ عرصے بعد آپ گئے تو آپ کو دوبارہ وہ سڑک اسی حالت میں نظر آئے گی. وہ اس لیے کہ وہاں کے جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی معاف کیجیے گا فکر نہیں ہے. جس طرح سے وہاں پہ لوگ یعنی کہ روزمرہ زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ہی چیزیں جس طرح سے برباد کی جاتی ہیں، اپنے ہی ملک کی آپ دیکھ لیجیے جو ٹوٹی پھوٹی حالت، کیا کبھی کسی کو خیال آتا ہے کہ ہم اپنے محلے کی سڑک بھی صاف رکھیں؟ تو جب لوگوں کا، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو ظاہر ہے آپ کتنا بھی کر لیں یہاں سے، جب تک وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے، ان کے ذہنوں کو ہم جب تک نہیں بدلیں گے کہ بھائی یہ اپنا ملک ہے، اس سے پیار کرنا سیکھو، یہ اپنا شہر ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو، جب تک بات مجھے نہیں لگتا کہ بنے گی. تو باقاعدہ پریچنگ کی ضرورت ہے میرے خیال میں. اچھی بات. جی عاصم صدیقی صاحب. جی میں شاہد بھائی کی بات، کیونکہ شاہد بھائی ہر سال پاکستان جاتے ہیں، زلفی بخاری سے میں نے یہاں سوال کیا کہ ہم پاکستانی جو کراچی میں رہتے ہیں، جو کراچی میں بزنس کرتے ہیں، جب ان کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ سامان نہیں آتا ہے، کوئی پرابلم آتی، تو آپ ایک فیڈرل منسٹر ہیں، آپ نے کراچی ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں ایک ایسا ٹیبل بنایا جہاں پر اوورسیز پاکستانی جا کے ڈائریکٹ، کیونکہ وہ پاکستان کو بزنس دے رہے ہیں، پاکستان کو ڈالرز دے رہے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جی وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے، وہاں پہ تو ڈکیتوں کی حکومت ہے. یہ میرے سامنے اور کافی یہ چلا بھی تھا. اس معذرت کے ساتھ آپ لوگ اتنے دانشور بیٹھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کروں. اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہ فیڈرل منسٹر ہے، اور کیا اس کو یہ زیب دیتی تھی بات کہ وہ یہ کہے کہ جی وہاں تو قبضہ گروپ کی حکومت ہے، ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات بابر کی بہت اچھی ہے، جو بابر بات کر رہے ہیں، کراچی کو صحیح سمجھتے ہیں. میں یہاں پہ صرف ان کی اس بات کو انڈورس کروں گا اور کہوں گا کہ کراچی کی آبادی، ہمارے تمام اینکر جب بات کرتے ہیں کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی، کراچی کی کوئی دانشور، کوئی پولیٹیشین ادھر کراچی کی 22 کروڑ کی 3 کروڑ کی آبادی ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. مردم شماری میں 1 کروڑ 59 لاکھ جو آبادی ہے ان کی، 1.5 کروڑ کی آبادی اراؤنڈ. اور کسی کو شرم نہیں آئی اس پورے پاکستان میں کہ کوئی ایک جج، کوئی ایک کور کمانڈر، کوئی آرمی کے بڑے آفیسر جن کا 47% اسٹیک کراچی کے اندر ہے، وہ کھڑا ہو اور بولے یہ مردم شماری بالکل غلط ہے. کراچی کی اتنی آبادی، یعنی 1979 سے کراچی کے اندر ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا. تو اتنی ناانصافی. اور یہ جو عرفان صاحب کی بات ہے نا، ہم کبھی بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک ہم پاکستانی نہیں بنے. ہم یہ جو تعصب ہے نا، پنجابی، مہاجر، سندھی، کراچی کے اندر جب آپ جاتے ہیں، آپ بلاکس دیتے ہیں نا کہ یار یہ رات میں اس پنجابی علاقے میں کوئی نہیں جائے، اس سندھی علاقے میں کوئی نہیں جائے، اس پٹھانوں کے علاقے میں کوئی نہیں جائے، بڑی شرم آتی ہے اس وقت. اور یہ کس نے بنائی؟ یہ آبادیاں کس نے بنائی؟ ابھی ANP کو جب ختم کرنا ہوا تو کون لے کر آیا افغانستان کو اسلام آباد سے باقاعدہ اپنے ٹرکوں پہ اور ان کو بسایا اور ANP کے لوگوں کو وہاں سے مار. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو سننا نہیں چاہتے. پھر ہم پہ کہتے ہیں غدار وطن. کیونکہ عرفان بھائی نے بڑا اچھا بات کی، جب باہر سے ہم پاکستان دیکھتے ہیں نا، ہمیں اس وقت لگتا ہے، آپ یقین کریں اتنے پروگراموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، شاہد بھائی فالو بھی کرتے ہیں، کورنگی کا صرف ایک انڈسٹریل ایریا ہے، اس میں 10 لاکھ لوگ جاب کرتے ہیں، 10 لاکھ لوگ. اور وہ کہہ رہے تھے اس حالیہ بارش میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا، کتنے مہینے ہماری فیکٹریاں بند ہوں گی، کتنا ہمارا جو ایکسپورٹ کا کام ہے ہرٹ ہوگا. ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اور باقاعدہ اس دفعہ کس سے شکایت کی انہوں نے؟ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے، کہ جی ہم جو ہیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم پہلے بھی ہمارے کئی لوگ بنگلہ دیش اور سری لنکا چلے گئے، اب ہم یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، نہ ہماری سیکیورٹی پہ، نہ ہمیں کوئی بینیفٹ ملتے ہیں.
यहाँ से कितने पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके चले गए। कराची जो है, अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप कराची को देखें तो 20% कराची पे 80% फेडरल गवर्नमेंट ने बाकायदा कब्जा किया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट भी क्या करे, वो भी कराची ठीक ठीक आसिम सिद्दीकी साहब, ठीक हो गया, क्योंकि अब हम वाइंडिंग पे हैं, लैंड करने जा रहे हैं। अच्छा, तो लैंड पे कब्जा नहीं कर रहे, लैंडिंग की बात कर रहा हूँ। आपने जो पॉइंट है ना आसिम सिद्दीकी साहब, वैलिड पॉइंट है। हल मैंने शुरू से कहा कि हमें वे फॉरवर्ड, गौर से सुनिए, वे फॉरवर्ड क्या है, बड़ा सिंपल है। जो पॉइंट आपने उठाए ना उसको रिवर्स कर दे, ये वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, उसको ऑपोजिट। हल तो इरफान भाई ने भी बता दिया, हल उस वक्त है कि जब तक हम इंसान नहीं बनते, वो आगे असली आवाज। हल इरफान ने हल का कहा है ना, अभी कौम बनेंगे। और सऊदी अरब में लड़ाई हुई है 2 ग्रुपों में, पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने की है वो, जो हम यहाँ पे पीटीआई हैं, हम यहाँ पे एमक्यूएम हैं, हम यहाँ पे मुस्लिम हैं। आपका पॉइंट आ गया जी। इरफान, आपके पास 1 मिनट है इख्तितामी कलमात के लिए, प्लीज। जी। एक मिनट में सारा बात नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 30 सबसे सेकंड पहले चले गए तो हंसने में। जी बिल्कुल, मेरी हंसी काफी है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी चीज ये कि सिर्फ मैं दोबारा सिर्फ हर जगह हमेशा यही कहता हूँ कि प्लीज एक अवाम और एक भीड़ के बजाय एक कौम बने, और मुल्क के बजाय एक वतन बने। ये मुल्क नहीं है, ये वतन है। मैं मुल्क किसी वजह से कहा है, असल लफ्ज तो मुल्क है, लेकिन ये मुल्क नहीं है, मलक भी होते हैं। थैंक यू। शाहिद हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे फाइनली? फाइनली यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ से जो भी कर सकते हैं करें। बहरहाल उनको हमारी मदद की, हमारे लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, मगर ये मदरसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदरसों ने तो सारी मुसीबत फैलाई हुई है इस मुल्क में। पैसे तो वहीं से आ रहे हैं सारे। अच्छा चले, आपने जो बात कहनी थी मैंने मना किया था, फिर भी कह दी। अच्छा, बाबर सैयद साहब प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, और जाहिर हमारा वतन है, और हम जो है हमें यहाँ से बैठकर कोशिश करनी चाहिए, वहाँ जाके कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कोई मेजर तब्दीली की तवक्का ना रखी जाए, क्योंकि वो सिस्टम, वो सारी चीज़ें जो है वो डेवलप की हुई हैं उन्होंने अपने हिसाब से, उसमें हम फिट नहीं होते ओवरसीज। लेकिन हम इसी तरह मदद कर सकते हैं जिस तरह शाहिद भाई के वहाँ पे 100 एम्प्लाई हैं, हम भी कुछ करें, कुछ लोगों को पैसे दें। मदरसा तो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, शाहिद भाई मदरसा था। एक बल्कि ये चैट बॉक्स में असल में हमने कुछ लोगों के लिए खोला हुआ है आइंदा पैनल पे। एक बड़ा अच्छा है कि पापा जॉन को पाकिस्तान का आउटसोर्स दे दे मैनेजमेंट का कंट्रोल, तो सब सही हो जाएगा। अच्छा खैर, ये एक चैट बॉक्स में आया था क्यों कमेंट। अच्छा, अब मैं आखिर में मोना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने एक हैप्पी नोट के ऊपर कराची के लिए कुछ कहा है तो वो सुना दें, तो फिर हम लोगों से इजाजत चाहते हैं। जी मोना। हाँ, मैं जरूर सुना देती हूँ। कराची आइट के फंक्शन में बहुत ही खूबसूरत एक तकरीब थी, उसमें मैंने लिखा था खास तौर पे कराची के लिए नगमा। इसके 2 बंद मैं सुना देती हूँ, क्योंकि पूरा तो सुनाना इस वक्त मुश्किल है। जी इरशाद। कि जी, शहर निगारा जिंदाबाद, शहर निगारा जिंदाबाद, मेरा कराची जिंदाबाद, मेरे देश के शहर हसीं, चांद सितारा तेरी जबीं, तुझ जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, शहर निगारा जिंदाबाद, मेरा कराची जिंदाबाद, पाकिस्तान की जान है तू, जीने का सामान है तू, कायद का अरमान है तू, और मेरी
पहचान है तू, शहरी निगारा जिंदाबाद, शहरी निगारा जिंदाबाद, मेरा कराची जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल की बात हम कर रहे थे वे फॉरवर्ड की, बहुत कराची का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका हल जो है ना बड़ा सिंपल है। इस पे हंसीएगा नहीं आसिम सिद्दीकी। और हल जो है वो ये है कि जो इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपने अपने ऑर्बिट में काम करे, नंबर 1, तो ये हल हो सकता है। पाकिस्तान को इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन इशू नहीं है। दूसरा, हम जो बाहर रहने वाले हैं उनकी तरफ से भी यही पैगाम है। मैं इरफान की जो बात कहूँगी कि अगर कौम बन के सोचेंगे तो फिर, और हर वो काम हम रिवर्स कर दें जो इस वक्त कर रहे हैं, ये हाल है। तो उसमें इदारे भी शामिल हैं, इंडिविजुअल भी शामिल हैं, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अमेरिका में हम लोग रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ये भी बने हैं, ज्यादा पुराने नहीं। कनाडा की तो हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, अमेरिका की तो फिर भी 300 साल बने हैं। कूड़ा उठाने के जो डिसिप्लिन है वो इरफान ने अमेरिका से सीखा है, ठीक है ना, माजरत के साथ। तो ये डेवलप सोसाइटीज में हम लोग रहते हैं। इन अल्फाज के साथ कि जब हम ये पूरा साइकिल हर सूबे का कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक यूनाइटेड फोरम भी करेंगे और उसमें बताएंगे कि जो भी आइडियाज आ रहे हैं कि बाहर रहने वाले ओवरसीज जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज है वो अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं और लेवरेज कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं शायद भाई, हमारा इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी है। हमारा जो इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटीज हैं दुनिया के 5, जहां से बटन दबते हैं इकोनॉमिक के और जियोपॉलिटिकल, वहां भी हमारी प्रेजेंस है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग इंडिविजुअली जब बात करते हैं असर नहीं होता, कलेक्टिव वॉइस जब होगी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इन अल्फाज के साथ शहाब करनी को I95 की तरफ से इजाजत दीजिए। अपने पैनल का मैं बहुत मशकूर हूँ, आई एम सो ऑनर्ड एंड ग्रेट। इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों को इन्वाइट करते रहेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।